हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। तो जो फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। तो आज हम इसी में डिस्कस करेंगे। जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरल फार्माकोलॉजी होती क्या है और कौन कौन सी टर्म्स जो है वो फार्माकोलॉजी में यूज़ होती हैं। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, मतलब जो आगे काम आएंगी। जैसे फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो बेसिक्स होते हैं, कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी जो है वो आप फार्माकोलॉजी को प्रॉपरली पढ़ पाओगे। तो फर्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की जो फार्माकोलॉजी है ना वर्ड, वो दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है फार्माकोन और नेक्स्ट है लोजियम। तो फार्माकोन का मतलब है एक्टिव प्रिंसिपल, एक्टिव इंग्रेडिएंट और इक्विवेलेंट टू ड्रग, मेडिसिन और पॉइजन। फार्माकोन का मतलब है कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको हम बोलेंगे फार्माकोन, और जो लोजिया है उसको बोलेंगे हम स्टडी। तो कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ ड्रग्स। जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स की और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, और कौन कौन की उनकी इंटरेक्शंस है। अगर दो ड्रग्स जो है हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है किसी और ड्रग के साथ, और टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रही है। वो सारी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी में, और क्लासिफिकेशन करते हैं ड्रग्स की अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट है फार्माकोलॉजी होती है। Pharmacology is the study of substances that interact with living system through chemical process, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting normal body process। जो हम फार्माकोलॉजी की स्टडी है उसमें हम चेक करते हैं कि कोई सब्सटेंस ऐसा है जो इंटरेक्ट कर रहा है हमारा केमिकल के साथ, और जो हमारे बॉडी की प्रोसेस है उसको या तो प्रिवेंट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, जो हमें डिसीज काउज कर रहे हैं उसको प्रिवेंट कर रहा है वो। जैसे भी कोई फार्माकोलॉजी में हम कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि अगर कोई डिसीज है तो उसका रीजन क्या है, किस वजह से वो डिसीज हो रही है। फिर हम ऐसी ड्रग्स बनाते हैं जो उस एक्टिविटी को ही इनहिबिट कर दें, या फिर उसको प्रिवेंट कर दे या स्टॉप कर दे। हम ऐसी ड्रग बनाते हैं, जैसे ही वो उसको इनहिबिट कर देती है तो जो डिसीज है वो बंद हो जाती है, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जो ड्रग हम देंगे वो उसको इनहिबिट कर देगी। अब जैसे कोई ड्रग, मतलब कोई ऐसा रिसेप्टर रिसेप्टर होते हैं हमारे मेन, क्योंकि जो हमारी ड्रग्स होती है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है। जो रिसेप्टर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर हमारी डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो अटैच होती हैं। जैसे मस्कैनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। वहाँ पे जाके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग्स जो है वो वहाँ पे जाके बाइंड होती है। जैसे ही वो बाइंड हो जाएगी वो अपना इफेक्ट शो करेगी, वो किसी ना किसी एक्टिविटी को या तो बंद कर देगी या तो इन्हांस कर देगी, जिसकी वजह से जो है वो डिसीज को हम प्रिवेंट कर देंगे। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग हिस्ट्री, सोर्स, प्रॉपर्टीज, कंपाउंडिंग, बायोकेमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, पीके एंड पीडी, थेराप्यूटिक एंड अदर यूजेस, प्रिकॉशंस, एडवर्स इफेक्ट, इंटरेक्शंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजी में हम सारा कुछ देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, बायोकेमिकल मतलब कौन से केमिकल, मतलब जो हार्मोन्स है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है वो सारा कुछ चेक करेंगे, एडवर्स इफेक्ट चेक करेंगे ड्रग्स के, और इंटरेक्शन चेक करेंगे कि हम किसी ड्रग के साथ दे रहे हैं तो वो इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करेंगे कि कौन सी ड्रग्स के साथ इसको नहीं देना है हमने। तो फर्स्ट है ड्रग। ड्रग होती क्या है? ये फ्रेंच वर्ड ड्रोगू विच मीन्स ड्राई हर्ब, any substance that brings about a change in biological function through its chemical action, alter state in the body, cannot create new function but alter existing function, are poison if they have used irrationally. Poisons are drugs that have almost exclusively harmful effects. However, Paracelsus famously stated that the dose makes the poison. Poison is a small dose are the best medicines, and the useful medicine in the too large dose are poisonous.
एवरी ड्रग इज अ मेडिसिन बट एवरी मेडिसिन इज नॉट अ ड्रग। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी ड्रग है ना, ड्रग हम उसको बोलेंगे उसमें कोई ना कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो आपको प्रेजेंट होना चाहिए और वो कोई ना कोई केमिकल एक्शन शो कर रही है हमारी बॉडी में, और वो हमारी बॉडी के लिए जो वो बेनिफिशियल होना चाहिए। और जो हमारी एवरी ड्रग, जितनी भी हमारी ड्रग है ना, वो पॉइजन होती हैं। अगर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है तो वो बॉडी में पॉइजन, एज ए पॉइजन काम करती है और वो डेथ भी कॉज कर सकती है। तो हमारी जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ऑल द ड्रग्स आर पॉइजन इफ देयर कंसंट्रेशंस आर इंक्रीज। जो मतलब हमने कंसंट्रेशन सेट कर दी है डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स की, अगर इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा जो है वो हमारी ड्रग हमारी बॉडी में जाएगी तो वो हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए और वो डेथ भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिसेप्टर होते क्या हैं। स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस और इंट्रासेलुलरली। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शन है, क्या क्या इनकी डायग्राम्स है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में ये सारा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। रिसेप्टर के बारे में आपको अगेन जो है वो एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। अभी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि रिसेप्टर ये होते हैं कि जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाके हमारी ड्रग जो है वो बाइंड करती है, तब जाके वो एक्शन शो करती है। नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्ले अ रेगुलेटरी रोल। ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर्स एंड इनिशिएट इवेंट्स leading to alteration in biochemical activities of a cell and consequently the function of an organ. Sometimes the drug may act through non-specific physicochemical mechanism. फर्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। उसमें हमारे आते हैं बल्क लग्जेटिव, सलाइन परगेटिव्स, मैनिटोल। एडजॉर्बेंट में हमारा आता है केओलिन और चारकोल। नेक्स्ट है बेसिक एरियाज ऑफ फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरी है फार्माकोडायनामिक। जो फार्माकोकाइनेटिक है उसमें हमारी आती हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और जो फार्माकोडायनामिक्स है उसमें हमारा आता है बायोकेमिकल फिजिकोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स है उसमें हमारा आता है यूज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जो कीमोथेरेपी है उसमें हमारा आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स एंड नियोप्लास्टिक सेल्स लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी, branch of pharmacology which deals with the undesirable effect of chemicals on living system. टॉक्सिकोलॉजी में हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं कॉज कर रही है हमारी बॉडी में। अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रही है तो उसकी वजह से जो है वो डेथ हो सकती है किसी पेशेंट की। तो ये जो चेक करना जो है वो इम्पोर्टेंट है टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। फर्स्ट नेक्स्ट है फार्माकोजिनोमिक्स। अब जो ये फार्माकोजिनोमिक्स है ये नई फील्ड है फार्माकोलॉजी में। रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप ऑफ हिज रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग्स। इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा जीन जो है वो डिसीज कॉज कर रहा है, तो हम जो है वो ऐसी ड्रग बनाएंगे जो उस जीन की एक्टिविटी को ही इनहिबिट कर दे। अगर उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो वो डिसीज जो है वो हो ही नहीं पाएगी हमारी बॉडी में। ये जो है वो फार्माकोजिनोमिक्स जो है इसके ऊपर काफी काम हो रहा है, अभी रिसर्च हो रही है इस पे। करंटली जो है वो काफी रिसर्चें हो रही हैं, पर इंडिया में अभी इसको टाइम लगेगा आने में क्योंकि अभी इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च इंडिया में नहीं हो रही है, पर ये जो है आने वाले टाइम में काफी बेनिफिशियल होगा। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। तो प्री हिस्टोरिक पीपल रिकॉग्नाइज बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स। जो पुराना टाइम था उसमें जो है वो प्लांट और एनिमल्स जो होते थे उनके मटेरियल जो है वो यूजफुल करते थे हम एज ए ड्रग। Preceding the modern era, there were attempts to introduce rational methods into
medicines, but none were successful owing to the dominance of system of throw without experimentation and observation. Around end of 17th century, reliance, reliance on observation and experimental began. About 60 years ago, controlled clinical trial reintroduced expansion of research efforts, drug action and receptor. Now the molecular mechanism of action of many drugs is known. तो मतलब 1700 जो 1700 हमारी 17वीं सेंचुरी थी, उस टाइम पे जो है वो एक्सपेरिमेंट इतने होते नहीं थे और ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी नहीं, तो हमें पता नहीं चलता था कि कौन सी ड्रग जो है वो अच्छा इफेक्ट शो कर रही है। उसके 60 साल बाद जो है वो क्लिनिकल जो रिसर्च थी वो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद जो है क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट हुई, तो उसके बाद हम प्री क्लिनिकल स्टडी करना स्टार्ट कर दी, हमने क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट कर दी, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आए और हमें हर मैक्सिमम जितनी भी ड्रग्स थी उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हमें पता चल गए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी to control speed of onset, intensity of the drug's effect and duration of action. Hence decide on route of administration, the amount and frequency of each dose and the dosing interval. अच्छा, अभी हमारा ये है कि एप्लीकेशन कहाँ पे जो है वो फार्माकोलॉजी जो है वो एप्लीकेबल हो रही है। तो इसमें हमारा है कि कोई भी ड्रग जब मार्केट में आती है ना, तो उसको आने से पहले उसको प्री क्लिनिकल स्टडी और क्लिनिकल स्टडी हम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी डोज जो है वो बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर इससे ज्यादा डोज होगी तो वो हार्मफुल काज करेगी पेशेंट को, और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। हम डोज को कौन से रूट से दें कि वो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाए और वहां पे जाके जो है वो इफेक्ट शो करे और जो हमारी डिसीज है उसको प्रिवेंट करे। ये सारा कुछ जो है वो हम चेक करते हैं फार्माकोलॉजी में। टू अवॉइड ट्रीटमेंट फेल्यूर ड्यू टू टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस। अब जैसे टॉलरेंस हो जाती है किसी ड्रग की या रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसको भी हम चेक कर लेंगे फार्माकोलॉजी से। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, सारा कुछ ये डाटा बनता है उसके ऊपर मैनेज करते हैं कि चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई ड्रग जो है वो एडवर्स हार्मफुल एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है, तो उसको जो है वो मार्केट से प्रिवेंट कर देते हैं। Drug mostly interact with the specific molecule in a biological system that plays a regulatory role. Receptor. Clinical drugs used for diagnosis, prevention, treatment, cure, alteration of physiological process, global effect. To interact chemically with its receptor, drug molecule must have the appropriate size. तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 100 से 1000 डाल्टन तक होना चाहिए, वो इंटरेक्ट करेगा रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा जो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल्स होगा। फॉर स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, द एबिलिटी टू मूव विद इन द बॉडी फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शन। इलेक्ट्रिकली चार्ज होना चाहिए, वो उसकी शेप होनी चाहिए और एटॉमिक कंपोजिशन होनी चाहिए उसकी। सोर्स ऑफ ड्रग। अब सोर्स ऑफ ड्रग क्या है, जो ड्रग्स है वो हमें कहाँ से मिलेगी। ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ड्रग्स में बी सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। जो बॉडी में सिंथेसाइज होंगी उसको हम बोलेंगे हार्मोन्स, और नॉट दैट इज जीनोबायोटिक्स फ्रॉम ग्रीक जीनो। जो हम बाहर से लेंगे उसको बोलेंगे जीनोबायोटिक्स। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दे आर नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स जो हैं वो हमें प्लांट से मिलेंगी, एनिमल से मिलेंगी, मिनरल से मिलेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेंगी। तो हमें जो प्लांट से मिलती है उसे हम बोलते हैं डिजॉक्सिन, हमें प्लांट से मिलती है। डिजिटैलिस परप्यूरिया से मिलती है। एट्रोपिन जो है वो एट्रोपा रेडोना से मिलता है। क्यूनिन जो है सिनकोना उससे मिलती है। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो हमें उससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं।
जो हमारी प्लांट्स से ड्रग्स मिलती हैं वो मैंने आपको बता दी, डिजिटॉक्सिन ये सारा कुछ। एनिमल्स से हमें मिलता है इंसुलिन फ्रॉम पोर्क बीफ। जो कोल्ड लीवर ऑयल्स है उससे कोल्ड लीवर ऑयल जो है कोल्ड फिश लीवर से मिलता है हमें। और जो मिनरल है वो आयरन, आयोडीन, पोटाशियम साल्ट, ये सारे जो है वो मिनरल्स हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की फॉर्मेशन जो है वो जो हमारी पेनिसिलियम नोडेटम जो फंजाई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हमें मिलता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं हमारे। नेक्स्ट है सिंथेटिक ड्रग्स prepared by chemical synthesis in pharmaceutical laboratory. Example sulfonamides, quinolines and barbiturates. Next is semi-synthetic drugs prepared by chemical modification of natural drugs. केमिकल जैसे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो होंगी जो हमें हर्बल से मिलेंगी पर हम उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे और उसको हम मॉडिफाई कर देंगे उसके बेटर इफेक्ट के लिए। तो उसका एग्जांपल है एम्पिसिलिन जो हमने पेनिसिलिन जी से बनाई है, और डाईहाइड्रोएर्गोटामिन है जो हमने एर्गोटामिन से बना दी है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक ड्रग्स prepared by cloning of human DNA in the bacteria like E. coli. Example human insulin, human GH growth hormone. ये जो है वो हम बायोसिंथेटिक उनको हम बोलते हैं कि कोई भी हम कंपाउंड लेंगे उसको हम जो उसका डीएनए होगा उसको हम डाल देंगे बैक्टीरिया में, वहां पे जो है वो फास्टली ग्रो करा जाएगा, उसकी वजह से जो है वो इंसुलिन हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग जो अब कौन सी है, उसका आईयूपीसी नेम क्या है, इंटरनेशनल नॉन प्रोहिबिटेड जेनेरिक नेम क्या है, उसका ट्रेडमार्क क्या है, ये एग्जांपल है 2-एसाइटोलाइन बेंजाइक एसिड है, एस्प्रिन है, जस्प्रिन है, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं। मतलब ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं, ट्रेडमार्क नेम अलग होते हैं और जेनेरिक नेम जो है वो अलग होता है। जैसे एस्प्रिन है तो वो जेनेरिक नेम है, वो सभी जगह सेम ही होगा। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म प्रेपरेशंस। अब जो हमारी फॉर्मुलेशन है, जैसे हमारे पास कोई ड्रग है तो हम उसको ऐसे बनाएंगे कि अब कोई ऐसी ड्रग है जो ओरली जो है हम उसको हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम या तो उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे या फिर ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन बनाएंगे या उसकी क्रीम बना देंगे या ऑइंटमेंट बना देंगे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जिस हिसाब से जहाँ पे उसको इफेक्ट शो करवाना है हम वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो है हम फॉर्मुलेशन डिजाइन करेंगे। जैसे कोई बेजाइना है, बेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया तो हम कोई टेबलेट बना रहे हैं तो वो बेजाइना में ही एक्टिवेट मतलब बेजाइना में जाके ही डिजॉल्व होगी और वो बेजाइनल टेबलेट होगी तो हम बेजाइना से ही इंसर्ट करेंगे उसको। और जो है वो डिजायरेबल व्हीकल हम यूज करेंगे कि वो बॉडी में जाके इजीली डिजॉल्व हो जाए और उसका टेस्ट जो है वो हमने मास्क करना होता है और जो उसका ऑर्डर है वो भी मास्क करना होता है। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। ओरल होती हैं, रेक्टल होती हैं, वेजाइनल होती हैं, पेरेंटल होती हैं, इनहेल्ड होती हैं, टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक, ओटिक। अकॉर्डिंग टू फिजिकल फॉर्म ऑफ इट, टेबलेट तो आपको पता ही है टैबलेट क्या होती हैं, कैप्सूल, पाउडर्स, टेंट्रीफ्राइटिस इन सर्कुलेशंस, पाउडर फॉर इंजेक्शन, पोजिट्रीज। लिक्विड में हमारे आ जाते हैं सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन। सेमी सॉलिड में हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज, स्पेसरीज। गैसेस में हमारे आते हैं एयरोसोल्स। ये तो आपको पता ही है कि ओरली लेनी है। पेरेंटली जो है वो फास्ट एक्शन शो करती हैं। फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए हम इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन जो है वो इंट्रावीनस देंगे, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्राडर्मल दे सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल दे सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेल्ड थ्रू लंग्स। जो हमारा अस्थमा का इनहेलर होता है उसको जो है वो जो ड्रग है वो ट्रैक जो है वो लंग्स तक चली जाती है, जो एल्विलाइज होती हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती है और डायलेशन करती है उनकी। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जो है हमारा मेन है R6 है। उसमें उसमें R6 में हमारा आता है राइट मेडिकेशन, राइट डोजेज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आते हैं हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉमनली है हमारे पास है ओरल है, इनहलेशन है, सबलिंगुअल है, पेरेंटल है, ट्रांसडर्मल है, रेक्टल है, टॉपिकल है, सबक्यूटेनियस है। वो जो सबलिंगुअल होता है उसमें जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे जो हम ड्रग को रखते हैं। और इनहेलर तो आपको पता ही है इनहेल करते हैं लंग्स तक चली चली जाए। ट्रांसडर्मल जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे और टॉपिकल भी जो है वो स्किन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। ट्रांसडर्मल पैच जो होता है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं स्किन में, वहां से वो ड्रग रिलीज करता रहता है। और इंट्रावीनस तो आपको बताइए है जो बीन्स में इंजेक्शन लगाते हैं उसको इंट्रावीनस बोलते हैं। और जो इंट्रामस्कुलर है वो मसल्स में लगाते हैं।
डेल्टोइड मसल होते हैं हमारे, वहाँ पे इंजेक्शन लगता है। सब क्यूटेनियस भी आपको पता है। रेक्टल जो है वो रेक्टल जो हमारा रेक्टल पैसेज पाथवे होता है, वहां से इंसर्ट करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे रेक्टल। फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, ये जो है वो जैसे ड्रग की कौन सी ड्रग है, कहाँ पे हमने उसको एक्शन उसका दिखाना है, कौन से ऑर्गन पे उसका इफेक्ट है, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो कौन से मतलब कौन से ऑर्गन पे उसका इफेक्ट होना, उस हिसाब से हम अपनी फॉर्मुलेशन डिजाइन करेंगे ताकि वहां जाके वो अपना इफेक्ट शो करते। ओरल रूट जो है वो सबसे सेफ रूट है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, यूजुअली गुड एब्जॉर्प्शन, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है, स्लो एब्जॉर्प्शन होगी और इरिटेबल भी हो सकता है। अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं। सम ड्रग डिस्ट्रॉयड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है हमारा ओरल रूट में। सबलिंगुअल के एडवांटेज हैं, इकोनॉमिकल है, क्विक टर्मिनेशन होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो अवॉइड हो जाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है क्विक है, और कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर, इजीली जो है कोई भी पेशेंट जो है वो मतलब सबलिंगुअल रूट से ले सकता है ड्रग। अब डिसएडवांटेजेस क्या हुई है, फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, मतलब कुछ ड्रग हैं वो नहीं एब्जॉर्ब होंगी सबलिंगुअल में, लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, मिनिमम छोटी सी ड्रग मतलब छोटी जिसकी डोज कम है वही हम सबलिंगुअली दे सकते हैं। और ये इरिटेशन भी काउज करती हैं कई बार। रेक्टल के हैं, यूज इन चिल्ड्रन, लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब ये लीवर में जाएगी नहीं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी। डिसएडवांटेज इनकन्वीनियंस है, एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरेटिक, irritation or inflammation of rectal mucosa can occur. Vaginal root में drug may be administered locally in the vagina in the form of pessaries. Example antifungal vagina pessaries. अब फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। जब भी कोई हम ड्रग जो है वो ओरली देते हैं तो वो जो है वो लीवर में जाती है, और लीवर में जाने के बाद जो है वो इसका कुछ ड्रग ऐसी हैं उनका 70% जो है वो मेटाबॉलिज्म वहीं पे हो जाता है, और 75% ड्रग जो है वो मतलब खत्म हो जाती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है, वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती है हमारी बॉडी में। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब भी कोई हम ड्रग लेंगे ओरली तो वो फर्स्ट जाएगी लीवर में, और लीवर में जाके जो है उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो उसमें से कई बार ऐसे होता है कि कुछ ड्रग्स जो है उनकी जो है वो 50% जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो 50% जो ड्रग है वो कोई एक्शन शो नहीं करेगी हमारी बॉडी में। तो ये जो है वो हमें चेक करना पड़ता है जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार हमने कोई ड्रग हमने बना दी 500 mg की, और 500 mg जो है वो वही इफेक्टिव है हमारी बॉडी में, लेकिन जब हमने वो ड्रग ओरली दी तो वो 50% जो है वो वहां पे मेटाबोलाइज होगी। अगर 50% मेटाबोलाइज होगी तो 250 mg जो ड्रग है वो बॉडी में अपना एक्शन शो ही नहीं करेगी, वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी बॉडी में। तो जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट मतलब जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें चेक करना पड़ता है। सिस्टेमिक रूट में हमारे आते हैं पेरेंटल्स। पेरेंटल्स में जो है वो इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता है, और वो इफेक्ट जो है वो इजीली शो कर देती हैं। ये जो है वो बताया हुआ है कि कितने एंगल पे आपने कौन सा इंजेक्शन लगाना है। जैसे इंटरडर्मल इंजेक्शन है तो 15 डिग्री पे आपने इंजेक्शन लगाना है ये, और जो सबक्यूटेनियस है वो 45 पे लगाना है, जो इंट्रामस्कुलर है वो 90 पे, और जो इंट्रावीनस है वो भी अब आपका जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट है इंट्रावेस्कुलर, ये तो आपको पता चल गया कि 100% एब्जॉर्प्शन होती है इसमें, और इजिली जो है वो ड्रग चली जाती है, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म जो है वो बाईपास हो जाता है। जो IM रूट है उसके डिसएडवांटेज है कि 10 ml से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, लोकल पेन एंड एब्सेस होगी, एक्सपेंसिव है, इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है। स्लो एंड कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो अफेक्टेड इफ सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट, कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैस्कोकंस्ट्रिक्शन गिव स्लो एब्जॉर्प्शन। इनहेलेशन में तो आपकी लंग्स तक जो है वो जानी चाहिए, और लंग्स में जाके जो है वो कर देती हैं। लार्ज सरफेस एरिया होता है, थिन मेम्ब्रेन सेपरेटेबल फ्रॉम सर्कुलेशन, हाई ब्लड फ्लो। टॉपिक जब जो है वो स्किन के ऊपर हमने अप्लाई करने हैं,
कुछ जो है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे होते हैं, जैसे हमारी आई ड्रॉप्स होगी, नेजल ड्रॉप, एंटीसेप्टिक, सनस्क्रीन। ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट के दिए हुए हैं कि कौन से रूट से जो है वो ड्रग जो है वो कितनी देर में अपना इफेक्ट शो करेगी। जो इंट्रावीनस है और 30 to 60 सेकंड में अपना एक्शन शो कर देगी। जो इंट्रा ओसिस है वो 30 से 60 सेकंड में। एंडो ट्रैकियल जो है वो 2 से 3 मिनट में, सब लिंगुअल 3 से 5, और इंजेक्शन रेक्टल जो है 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर कर देती है। अब यह है, नो सिंगल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज आइडियल फॉर ऑल ड्रग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेथड है ना वो अलग अलग है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो उनको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ऐसा नहीं है कि हम सारी ड्रग जो हैं वो ओरली ही दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनको हम ओरली नहीं दे सकते, उनको हम ट्रांसडर्मली यूज करते हैं, कुछ को हम रेक्टल दे रहे हैं, कुछ को हम वेजाइनल दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट से दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी ड्रग जो हम ओरली दे देंगे। अब जितनी भी ड्रग हैं, अब जैसे कोई इमरजेंसी है, वहाँ पे कोई इंजेक्शन चाहिए, किसी को अगर पेन हो रही है तो फिर हम इंजेक्शन देंगे ताकि उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, होता क्या है। फार्माकोकाइनेटिक में हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एडीएमई एडीएमई का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन में उसमें होता क्या है। एब्जॉर्प्शन में जब भी कोई हम ड्रग इनटेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी होगी एब्जॉर्प्शन। Absorption is the process by which a drug enters the bloodstream without being chemically altered, or the movement of drug from its site of application into the blood or lymphatic system. How drugs transfer from site of administration. फर्स्ट है फिल्ट्रेशन से होगी एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होगी डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में होता क्या है, फिल्ट्रेशन तो आपको पता ही है, जो भी हमारा कंपाउंड होगा वो फिल्टर हो जाएगा, जो ड्रग होगी वो फिल्टर हो जाएगी। और जैसे वो फिल्टर होगी, मतलब जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो डिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी और वो पास हो जाएगी पोर साइज से। अब नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में होता क्या है, डिफ्यूजन में होता है कि जो भी हायर कंसंट्रेशन है, जैसे ही ड्रग जाएगी अंदर, अगर उसकी हायर कंसंट्रेशन जो है वो किसी ऑर्गन के बाहर है, उसकी कंसंट्रेशन हायर हो गई है, तो वो हायर कंसंट्रेशन जो से जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, अपने आप ही चली जाएगी, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है कैरियर मीडिएटेड एब्जॉर्प्शन। इसमें हमारी आती है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, पैसिव बट फैसिलेटेड। इसमें हमारी जो लीवोडोपा है और अमीनो एसिड है वो जाते हैं ब्रेन में। फैसिलेटेड में है, इसमें जो है वो कोई ना कोई जो है वो कंपाउंड होगा या फिर कोई एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, तब जाके डिफ्यूजन होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो कोई कैरियर प्रोटीन होगा, उसके साथ जो हमारी ड्रग बाइंड करेगी और वो जो है वो हमारे जिस ऑर्गन में उसको जरूरत है वहां पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगी। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, process by which large molecules are engulfed by the cell membrane, forming a vesicle and releasing them into the intercellular। जो फैगोसाइटोसिस है इसमें हमारा होगा कि कोई हमारा सेल होगा, वो हमारे जो ड्रग कंपाउंड है उसको इनगल्फ कर लेगा, उसको निगल लेगा, और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाके जो है वो उसको वहां पे छोड़ देगा, ताकि जो है वो वहां पे अपना एक्शन शो कर दे। पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, और जो फैगोसाइटिस है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। जो पिनोसाइटोसिस है उसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। Transfer of a drug from its site of administration to the blood stream. The rate and efficiency of absorption depend on the route of administration.
जो एब्जॉर्प्शन है उसका हम मतलब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है कि कौन से रूट से जो है वो ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में जा रही है। आईवी होगी तो वो फास्ट जाएगी, अगर ओरली होगी तो वो स्लो स्लो जाएगी, उसको टाइम लगेगा। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को? फर्स्ट है पीएच, नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग, फॉर्मुलेशन कौन सी है वो करेगी, गट मोटिलिटी, जीआईटी ब्लड फ्लो, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हमारा जो वो होता है एस, जो हमारी स्टमक होती है उसमें हमारा एसिड होता है ना, उसकी सिक्रेशन जो है वो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन, अगर हमारी ड्रग जो है वो किसी और किसी मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है हमारी बॉडी में उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तब भी जो है वो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी। A drug must be in solution to be absorbed since most drugs are either weak acids or weak base. pH affect their solubility and hence absorption. मोस्टली हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो वीक बेसिक ड्रग्स होती हैं ताकि वो हमारी बॉडी में इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएं। लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं मैक्सिमम जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर एब्जॉर्प्शन साइट बिकॉज इट हैज लार्ज सरफेस एरिया। माइक्रोविलाई, there is a good blood supply, 1 liter blood per minute compared to 150 ml per minute. Stomach permeability to drug is greater, मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम ड्रग्स की। नेक्स्ट है बायोअवेलेबिलिटी, fraction of administered drug that reaches the systemic circulation in a chemically changed form, amount of drug available in the circulation site of action, it is expressed in percentage। इट इज 100% फॉर ड्रग गिवन आईवी, जो इंट्रावीनस ड्रग देंगे उसकी वायबिलिटी जो है वो 100% होगी। जो हम ओरली देंगे उसकी 70 mg हमने कोई ड्रग दी तो उसकी जो अगर वो 70% हो सकती है वायबिलिटी, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे वायबिलिटी को? फर्स्ट है एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये जो है वो इफेक्ट करेंगे। ये आपको बताया हुआ है कि जब हम इंजेक्शन देते हैं तब जो है वो स्टार्टिंग में ही जो हमारा ड्रग का इफेक्ट जो है आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 कम हो जाएगा। और जो हमारी ओरल है उसमें देखो पहले धीरे 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 इफेक्ट आएगा और एक टाइम पे जो है पूरा इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू interstitial and or cells, factor affecting drug distribution। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाएगी जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरी बॉडी में ड्रग की, जहां जहां उसको इफेक्ट करना है वहां तो जाएगी जाएगी फिर वो। तो फर्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमारा आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब जो हमारी ड्रग है अगर प्लाज्मा के साथ बाइंड करेगी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगी, तब जो है वो ड्रग इफेक्ट शो नहीं करेगी। अगर जितनी हमारी ड्रग जो है प्लाज्मा के साथ कम बाइंड करेगी ना उतनी ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और अपना एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट है टिश्यू अपटेक ऑफ ड्रग एंड टिश्यू बाइंडिंग। अब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू हैं उनके साथ जो है वो कितनी जो हमारी ड्रग बाइंड कर रही है। एडिपोज टिश्यू है, बोन्स हैं, लीवर है, थायराइड ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट है बैरियर्स, कैपिलरी परमेबिलिटी, ब्लड ब्रेन बैरियर में तभी जाएगी अगर वो अब लिपोफिलिक होगी ड्रग। नेक्स्ट है प्लेजेंटा ब्लड बैरियर, उसमें भी वो तभी जाएगी अगर मतलब जो ड्रग जो है वो पास कर, ड्रग की जो फॉर्मुलेशन है ना वो सेम वैसी होनी चाहिए कि वो पास कर जाए प्लेजेंटल बैरियर को और ब्लड ब्रेन बैरियर को। अगर वो नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी और नहीं जाएगी, वो ब्रेन तक नहीं जाएगी। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी उसका पार्टिकल साइज कम होना चाहिए तभी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, नहीं तो होगी नहीं, अगर सेल से वो पास ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ ब्लड फ्लो, अगर ब्लड का फ्लो जो है वो कम है तब भी हमारी जो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर एंड लंग्स, इसमें जो है वो हाईली ब्लड फ्लो होता है। अगर इनमें तो हमारी ड्रग नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब हमारा ब्लड फ्लो जो है वो कम है, उसकी वजह से नहीं होगी। नेक्स्ट है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म, जब भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है
ऑर्गन में, वहां जाके वो अपना इफेक्ट शो कर देती है। उसके बाद होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो उसको मेटाबलाइज करते हैं। जो लीवर है, लीवर जो है उसका मेन काम है मेटाबॉलिज्म करना। तो मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, बट स्पेसिफिक ड्रग में अंडरगो बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर टिश्यू सच एज किडनी एंड इंटेस्टाइन। कुछ ड्रग हैं जो किडनी और इंटेस्टाइन में भी मेटाबलाइज हो जाती हैं। The cytochrome P450 enzymes are an important target for pharmacological drug interaction. जो हमारा साइटोक्रोम P450 है वो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को। अगर मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्रग की टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में, और वो अपना फार्माकोलॉजिकल ड्रग एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग कर देगी, ज़्यादा देर तक इफेक्ट शो करेगी। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसमें भी जो हमारी ड्रग है वो मेटाबलाइज हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से जो मेटाबलाइज होती है हमारी ड्रग, और वो जैसे कोई ड्रग है तो अगर कोई लिपोफिलिक ड्रग है तो उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं लीवर में, और वो जैसे कोई लिपोफिलिक है तो उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो यूरिन के साथ जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से। Next is drug excretion. Removal of a drug from the body occurs by a number of routes. Major route of excretion include renal excretion, hepatobiliary excretion, pulmonary excretion. The major route of excretion are saliva, sweat, tears, breast milk, vaginal fluid and hair. मेजर रूट हमारे हैं renal excretion, hepatobiliary excretion and pulmonary excretion, और माइनर हैं saliva, sweat, tears, breast milk, vaginal fluid and hair. The rate of excretion influence the duration of action of drugs. मतलब जो हमारी जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होगी, किडनी से होगी, या फिर जो हिपैटोबिलियरी एक्सक्रीशन होंगी उसके थ्रू होंगी, पल्मोनरी एक्सक्रीशन के थ्रू होगी, जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू भी होगी, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो जाएगी, वेजाइनल फ्लूइड से हो जाएगी। अगर ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होती है तो वो इफेक्ट शो करेगी लॉन्ग टाइम के लिए और टॉक्सिसिटी कॉज करेगी हमारी बॉडी में। फर्स्ट है रिनल एक्सक्रीशन। इसमें जो है वो अब किडनी का मेन रोल होता है। ग्लोमेर किडनी के तीन फंक्शन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, बाकी जो है एक्सीड आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से बाहर। नेक्स्ट है हिपैटोबिलियरी। हिपैटो में हमारा जो होता है लीवर होता है, तो वो काउज करता है, मतलब वो मेटाबलाइज करता है, और उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू फेसेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमारे बाइल एसिड होता है उसके थ्रू जो है फीसिस के थ्रू जो है वो बाहर हो जाएगी। पल्मोनरी एक्सक्रीशन में इनहेलेशन थ्रू द लंग्स। जो लंग्स हैं उनके थ्रू जो है पल्मोनरी एक्सक्रीशन से भी बाहर हो जाएगा। स्वेट तो आपको पता ही है, पसीने से बाहर निकल जाएंगी। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में क्या क्या आता है कि कौन सी ड्रग्स जो है वो क्या मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म से जो है वो एक्शन फ्लो कर रही है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। Mechanism of action of drug. How does a drug act in the body? Effect of drug, both beneficial and harmful effect. What does a drug do in the body? तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। रिसेप्टर पे होगा कि जो भी हमारी ड्रग होगी वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगी, और जो हमारी जो चीज हमें डिसीज काउज कर रही है उसको इनहिबिट कर देगी या उसको प्रिवेंट कर देगी। नेक्स्ट है नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म। यह सिंपल फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होंगे। एग्जाम्पल एंटासिड न्यूट्रलाइज रिएक्शंस। ये तो नॉन रिसेप्टर पे हो गए, जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम बेसिक कंपाउंड दे देंगे उसको और वो न्यूट्रल हो जाएगा, और उनको जैसे हम एंटासिड दे देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को। उसको हम बोलते हैं नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स होते क्या हैं? चलो मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ, वैसे ही बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपको, उसके बारे में मैं रिसेप्टर्स के बारे में आपको सारा कुछ बता दूंगा कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। फर्स्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। फॉर एंडोजीनियस रेगुलेटरी लिगेंड्स
particularly hormones, growth factors and neurotransmitters. Example, insulin receptor. इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, वहां पे इंसुलिन एक्ट करता है, तो वो हमारी बॉडी में ही होते हैं. नेक्स्ट है एंजाइम्स, रिसेप्टर दैट आर इनहिबिटेड बाय बाइंडिंग विद द ड्रग. एग्जाम्पल साइक्लोऑक्सीजिनेज, एस्प्रिन जो है वो बाइंड करती है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसमें हमारा आता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, डिजॉक्सिन वहां पे अटैच होता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसमें ट्यूब्यूलिन है. जेनेटिक मटेरियल में हमारा रिफेम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज आता है. आयन चैनल में हमारे आते हैं सोडियम कैल्शियम पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स. ये डायग्राम्स है. लॉक एंड की वाली है कि कोई जैसे लॉक है ना, उसको जब तक वो लॉक है ना तब तक वो लॉक ही रहेगा जब तक उसकी की नहीं मिल जाती. अब मान लो कि जो रिसेप्टर है वो लॉक है और जो ड्रग है वो की है. जैसे ही वो की जो है वो लॉक में लगी, लॉक खुल जाएगा. तो वैसे ही जो है वो जैसे ही हमारी ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तब जाके वो इफेक्ट शो करेगी हमारी बॉडी में, और जो डिसीज है उससे हमें प्रिवेंट करेगी. अब नेक्स्ट है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. ये होता क्या है, अब इस डायग्राम में देखो. जो एगोनिस्ट है वो बाइंड कर रहा है जाके रिसेप्टर के साथ. जैसे वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा वो रिस्पॉन्स देगा. एगोनिस्ट है फैसिलेट रिसेप्टर रिस्पॉन्स. एंटागोनिस्ट मतलब कि वो एगोनिस्ट के अगेंस्ट काम करेगा, तभी हम उसको एंटागोनिस्ट बोल रहे हैं. तो जो एंटागोनिस्ट है वो जो है वो पहले ही रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा और एगोनिस्ट को वहां पे अटैच ही नहीं होने देगा. इनहिबिट रिसेप्टर रिस्पॉन्स, इसका मतलब है कि जो एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा और जो हमारा एगोनिस्ट है उसको वहां पे अटैच नहीं होने देगा और कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा. तो ये इनहिबिट कर देगा रिस्पॉन्स को जो हमारा रिसेप्टर होगा. पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एक्ट एज एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस हैविंग एफिनिटी बट हैव लोअर मैक्सिमम एफिकेसी. जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो एक्ट करता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही एक्ट करेगा. ये डिपेंड करता है कि किसकी एफिकेसी ज्यादा है. अब अगर मैक्सिमम लोअर एफिकेसी है ना किसी चीज की तो वो एक्ट करेगा एगोनिस्ट. अगर ज्यादा एफिकेसी होगी तो एंटागोनिस्ट. वो जैसी कंडीशन होगी वैसे हिसाब से वो एक्ट करेगा. नेक्स्ट है इनवर्स एगोनिस्ट, is the ligand which produce an effect opposite to that of agonist by occupying the same receptor. अब इनवर्स एगोनिस्ट एगोनिस्ट है हमारा एक लिगेंड है और वो जो है वो अपोजिट काम करता है एगोनिस्ट के. तो ये क्या करेगा, वहां पे जाके अटैच हो जाएगा रिसेप्टर के साथ. और जो हमारा एगोनिस्ट होगा, जो हमारी ड्रग होगी हम उसको एगोनिस्ट ही बोलेंगे. तो जैसे ही वो अटैच होने जाएगा वहां पे वो अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले ही वहां पे लिगेंड कोई कंपाउंड जो है वो अटैच हो गया है. मेटोप्रोलोल इन सम टिश्यू, जो मेटाप्रोलोल है वो सम टिश्यूज में ऐसा होता है कि वो अटैच ही नहीं हो पाती है वहां पे और वो अपना एक्शन ही शो नहीं कर पाती है. कोई और कंपाउंड ही वहां पे अटैच हो जाता है और वो कोई अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाती है. पोटेंसी, इट इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन डोज. कोई भी ड्रग है अगर वो जो है अच्छा इफेक्ट शो कर रही है ना तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी पोटेंसी अच्छी है. अब कंपेयर करेंगे हम पुरानी वाली से. अगर कोई पुरानी ड्रग है वो अब सेम डोज पे जो है हो सकता है उसकी डोज ज्यादा दे रहे हैं हम पुरानी वाली की, नई वाली जो है वो उसकी डोज हम 300 mg दे रहे हैं और पुरानी वाले की 500 mg देते थे. हमारा जो इफेक्ट है वो 300 mg पे बेस्ट आ रहा है, तो हम बोलेंगे इस ड्रग की पोटेंसी जो है वो अच्छी है. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डोज के एक्शन, और जो भी ड्रग है उसके डोज के एक्शन को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है एज है, उसके बाद है सेक्स, मेल है या फीमेल है वो भी इफेक्ट करता है. बॉडी वेट कितना है, अब जो 70% जो 70 kg का पर्सन है उसको हम मानते हैं स्टैंडर्ड.
उसके हिसाब से हमारी जो डोज होती है उसकी कैलकुलेशन होती है। अब डोज अगर हमारी कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, तो उसको इफेक्ट कम आएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी इफेक्ट करती है कि कौन से एरिया का पेशेंट है जिसको हम ड्रग दे रहे हैं। ड्रग टॉलरेंस, अगर किसी पेशेंट ने ज़्यादा ही पहले हाई डोज ले ली है, अब हम उसको लो डोज दे रहे हैं और वो टॉलरेंस हो रही है, उसको इफेक्ट ही नहीं आ रहा है कोई। नेक्स्ट है ड्रग इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है डिसीज, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज हो गई है किसी को, तो हम ड्रग दे रहे हैं तब उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। अगर कोई ड्रग जो है वो दो ड्रग हमने एक साथ दे दी और वो दोनों जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ और उसके इफेक्ट को कम कर रही हैं। सिनर्जिज्म बोलते हैं हम, अगर दो ड्रग जो हम कंबाइन कर रही हैं और एक दोनों जो है वो मिलके जो है वो इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से मतलब हो रहा है हमें टॉक्सिसिटी हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। और एंटागोनिज्म बोलते हैं, जैसे हमने दो ड्रग्स दे दी और एक का भी इफेक्ट नहीं आया, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। इसमें हमारे आते हैं डायरेक्ट केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन कैन अकर विद ड्रग मिक्स टुगेदर। जैसे कोई ड्रग्स है तो हमने दे दी और दो ड्रग्स जो मिक्स हो गई each other, तो वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगी बॉडी में, या तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही हैं। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में हमारी आती हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इन चारों में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और चेंज इन द एक्स्ट्रासेलुलर पीएच, मतलब चेंज हो जाएगा पीएच, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो नहीं पाएगा, उसकी वजह से एक्सक्रीशन नहीं होगी। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन में हमारी आती है इंटरेक्शन एट सेम रिसेप्टर, almost always inhibitory. Interaction result for action as separate sites if drug influence same physiological process. अब जो फूड है उसके साथ भी हमारी ड्रग की इंटरेक्शन होती है। कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई फूड ले लिया और कोई हमने ड्रग ले ली, तो उसकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी होगी, उसने उस ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर लिया और वो इफेक्ट शो नहीं कर रही है, या तो वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी। सेम जो मेटाबॉलिज्म में भी ऐसे ही होगा, और या तो वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी। अगर डिक्रीज कर देगी तो टॉक्सिसिटी होगी, या फिर वो किसी फूड के साथ जो इंटरेक्ट करके जो है वो कुछ और ही बना देगी, उसकी वजह से भी हमें हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में, या कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएगा हमारी बॉडी में। वो सारा जो है वो इसी में आता है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट, अनअवॉइडेबल सेकेंडरी ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय थेरेप्यूटिक ड्रग डोजेज। एडवर्स ड्रग रिएक्शन वही होता है कि जब भी हमने कोई नॉर्मल डोज दे रहे हैं पर उसमें जो है वो टॉक्सिसिटी काज कर रही है या कुछ और किसी और ऑर्गन को डैमेज कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। या तो एलर्जिक रिएक्शंस करेगी, टॉक्सिसिटी करेगी, एडवर्स इफेक्ट में हो जाएगा हमारा, तो जैसे किसी को नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया। आइडियोसिनेटिक इफेक्ट में हमारे जो होंगी वो होगी जैसे ड्रग रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब आइडियोसिनेटिक में हमारे आते हैं इन्फ्लेमेटरी, जो हमारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं ना, उनको बोलते हैं आइडियोसिनेटिक इफेक्ट। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होगा, या तो वो कैंसर काज कर रही है ट्रेटोजेनिक में, या तो टॉक्सिसिटी कर रही है। ड्रग इंड्यूस बर्थ डिफेक्ट, ट्रेटोजेनिक में हमारा आता है कोई हमने ऐसी ड्रग दे दी उसकी वजह से जो है वो न्यू बॉर्न बेबी जो है उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, उसको हम बोलते हैं ट्रेटोजेनिक इफेक्ट। तो ये थी हमारी जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें आपको पता होना चाहिए एडीएमई होता क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है। ये सारा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को, एक्सक्रीशन को। और ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है, ड्रग इंटरेक्शन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।